बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, ये आज का हमारा 9th केमिस्ट्री कोर्स का लेक्चर नंबर 11 है और आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं मॉलिक्यूलर मास को और केमिकल स्पीशीज़ को डिस्कस करने जा रहे हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि हमारे पास मॉलिक्यूलर मास क्या होता है। जिस तरह के नाम से ज़ाहिर है मॉलिक्यूलर मास मतलब कि किसी मॉलिक्यूल का मास होगा ही। जिस तरह कि हमने पहले डिस्कस किया कि हमारे पास एटॉमिक मास क्या चीज़ होता है, एक एटम का मास होता है AMUs में, एटॉमिक मास यूनिट में। तो एग्जैक्ट उसी तरह हम क्या कर लेते हैं, मॉलिक्यूलर मास में किसी पूरे मॉलिक्यूल का मास निकालते हैं किस चीज़ में, एटॉमिक मास यूनिट्स में। तो इसके लिए हम क्या कर लेते हैं, डिफिनीशन मैं आपको आखिर में फिर बता देता हूँ, पहले इस चीज़ को मैं समझा देता हूँ। क्या होता है कि लेट्स सपोज मेरे पास एक मॉलिक्यूल है NaCl, सोडियम क्लोराइड। तो उसमें क्या होगा कि आप Na का मास ले लें और साथ में Cl का मास ले लें, दोनों को आपस में जमा कर ले, तो ये आपके पास इस NaCl मॉलिक्यूल का मास बन जाएगा। लेट्स सपोज मेरे पास Na का कितना है 23 है, प्लस Cl का कितना है, Cl का 35.5 है, मेरे 35.5 है। इन दोनों को हम आपस में ऐड कर ले तो ये हमारे पास बन जाता है 58.5। एग्जैक्ट इसी तरह अगर हम वाटर के एक मॉलिक्यूल का मास मालूम करना चाहे तो अगर आप यहाँ पे देख लें, वाटर में हमारे पास कितने हाइड्रोजन हैं, 2 हाइड्रोजन हैं, और ऑक्सीजन कितने हैं, 1 ऑक्सीजन है। तो ऑक्सीजन का मास हमारे पास कितना है, वो 16 है, और हाइड्रोजन का मास कितना है, वो 1 है, लेकिन हमारे पास कितने हाइड्रोजन है, 2 हाइड्रोजन है। तो उस 1 को हम 2 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं और फिर उसको 16 ऑक्सीजन का जो मास है उसके साथ ऐड कर लेते हैं, तो हमारे पास इसका मास 18 AMU बन जाता है, एटॉमिक मास यूनिट बन जाता है। तो एग्जैक्ट इसी तरह आप किसी भी एटम के लिए अगर मॉलिक्यूलर मास मालूम करना चाहें तो क्या करना है आपको सिंपल उसके जो मॉलिक्यूल्स होते हैं, उन मॉलिक्यूल्स जो उसके एटम्स होते हैं, उन एटम्स के मासेस को आपस में जमा करना है। लेट्स सपोज मैं यहाँ पे 2-3 एग्जांपल्स और लेता हूँ। एक एग्जांपल मैं लेता हूँ बेंजीन का, जो कि हमारे पास है C6H6। तो कार्बन का हमारे पास मास नंबर कितना है, कार्बन का हमारे पास 12 है। कार्बन का कितना है 12, लेकिन कितने कार्बन है, 6 कार्बन है, तो उस 6 के साथ उसको मल्टीप्लाई करना है ताकि हमारे पास 6 कार्बन का मास मालूम हो जाए। 1 का 12 है, 6 का कितना होगा, तो 12 × 6 प्लस करना है। अब हाइड्रोजन का कितना है, 1 हाइड्रोजन का 1 है, मल्टीप्लाई करना है, कितने हाइड्रोजन है, 6 हाइड्रोजन है। तो इन दोनों को आपस में ऐड कर ले तो हमारे पास इससे बन जाता है 6 और इससे बन जाता है 12 6 48, 12 6 72, 12 6 72, वो तो 12 3 48 बन जाए, 12 6 72। तो अब इसको आपस में हम जमा कर ले तो ये हमारे पास बन जाता है 78 AMU हमारे पास बेंजीन का क्या चीज़ है, मॉलिक्यूलर मास है। एग्जैक्ट इसी तरह अगर आप और एग्जांपल ले ले, लेट्स सपोज मेरे पास एक और मॉलिक्यूल है AlCl3, एल्यूमिनियम क्लोराइड। तो AlCl3, अब यहाँ पे हमारे पास क्या चीज़ है, एल्यूमिनियम का मॉलिक्यूलर मास, एटॉमिक मास, और क्लोरीन का एटॉमिक मास मालूम करना है। तो अब ये चीज़ें आप कहाँ से देखेंगे, ये चीज़ें आप पीरियोडिक टेबल से देखेंगे। लेट्स सपोज मेरे पास ये एक पीरियोडिक टेबल है। अब इस पीरियोडिक टेबल में अगर आप लोग देखें तो मुख्तलिफ़ किस्म के एलिमेंट्स का आपको बताए गए हैं। तो सबसे पहले हमें क्लोरीन चाहिए। क्लोरीन का जो एटॉमिक मास है वो कितना है, तो ये मैंने क्लोरीन पे क्लिक कर लिया और क्लोरीन का ये मेरे पास आ गया। तो क्लोरीन का हमारे पास 35.45 है, ये मैंने लिख लिया। क्लोरीन का कितना है, 35.45 है। और साथ में हमारे पास किस चीज़ का है, एल्यूमिनियम का है। तो एल्यूमिनियम हमारे पास ये है, मैंने ये टाइप कर लिया, तो वो एल्यूमिनियम का हमारे पास आ गया 26.98। तो इसको मैं सिंपल क्या कर लेता हूँ, एल्यूमिनियम का मैं 27 ले लेता हूँ, राउंड अप करके मैं 27 लेता हूँ। अब ये हमारे पास तकरीबन क्वेश्चन सॉल्व हो गया। क्या है, एल्यूमिनियम 1 है हमारे पास, तो 27 पे आ गया, प्लस क्लोरीन 35.5 है, और कितने क्लोरीन है, 3 क्लोरीन है, तो उसको मैं 3 के साथ मल्टीप्लाई कर लेता हूँ।
तो अब नेक्स्ट स्टेप में हम ये मल्टीप्लिकेशन कर लेते हैं और 27 के साथ इसको ऐड कर लेते हैं। तो इससे हमारे पास आ जाता है 35.5 मल्टीप्लाई 3, तो इससे हमारे पास आ जाता है 106.5। और साथ में अगर हम कर लें 27 को ऐड कर ले, जमा कर ले इसके साथ, तो हमारे पास इसका आंसर आ जाता है 133.5 AMU। तो ये इस एल्यूमिनियम क्लोराइड का जो हमारे पास मॉलिक्यूलर मास है ये बन गया। अच्छा, अब अगर आपको मैं डिफिनीशन लिखवा दूं तो डिफिनीशन इसका क्या हो जाएगा? डिफिनीशन इसका ये है कि द सम ऑफ ऑल रिलेटिव एटॉमिक मासेस ऑफ दीज एटम विच आर प्रेजेंट इन अ पर्टिकुलर मॉलिक्यूल। अगर मैं और भी आसान अल्फाज में मैं आपको बताऊं तो वो कुछ यूँ होगा कि द सम ऑफ all atomic masses present in a molecule। किसी भी मॉलिक्यूल के अंदर जितने भी एटम्स होते हैं उन तमाम एटम्स के जो एटॉमिक मासेस होते हैं उनको आपस में जमा कर ले तो ये आपके पास उस चीज़ का मॉलिक्यूलर मास बन जाता है। अच्छा, इसके बाद हमारे पास एक और चीज़ आ जाती है जिसको हम कहते हैं केमिकल स्पीशी। केमिकल स्पीशी केमिकल स्पीशी क्या है? हर वो चीज़ जो हमारे पास केमिकल रिएक्शन में हिस्सा लेते हैं उसको हम केमिकल स्पीशी कहते हैं। सही है। एन एटम और ग्रुप ऑफ एटम विच टेक पार्ट इन अ केमिकल रिएक्शन इज कॉल्ड एज केमिकल स्पीशी। एनी एटम और ग्रुप ऑफ एटम which take part in chemical reaction is known as chemical species। और स्पीशी के लिए मैं SSP लिख लेता हूँ, सैंपल। सही है। तो हमारे पास हर वो चीज़ जो केमिकल रिएक्शन में हिस्सा लेते हैं उसको हम केमिकल स्पीशी कहते हैं। वो आपके पास एटम भी हो सकता है, मॉलिक्यूल भी हो सकता है, आयन भी हो सकता है और फ्री रेडिकल भी हो सकता है। लेकिन इसके जो हमारे पास मेन टाइप है केमिस्ट्री में वो आपके बुक में 3 है। नंबर 1 पे जो है वो आपके पास आयन है, सेकंड पे आपके पास मॉलिक्यूल है, थर्ड नंबर पे आप लोगों के पास है फ्री रेडिकल। ये आपके पास थर्ड नंबर पे हैं। अब हम इसको बारी बारी डिटेल में डिस्कस कर लेते हैं कि आपके पास आयन क्या होता है, मॉलिक्यूल क्या होता है और फ्री रेडिकल क्या होता है। तो सबसे पहले हम आयन को डिस्कस कर लेते हैं। आयन, आयन क्या होता है? जब भी आपके पास कोई भी एटम है, कोई भी क्या है, एटम है या मॉलिक्यूल है और उस पे कोई सा चार्ज अपेयर हो जाए, चाहे वो चार्ज पॉजिटिव हो या नेगेटिव हो, क्या है, एटम है या मॉलिक्यूल है और मॉलिक्यूल, और उस पे क्या हो जाए, चार्ज अपेयर हो जाए। चार्ज कौन सा, पॉजिटिव भी हो सकता है और नेगेटिव भी हो सकता है, दोनों हो सकते हैं, पॉजिटिव नेगेटिव दोनों हो सकते हैं। तो किसी एटम या मॉलिक्यूल के ऊपर पॉजिटिव या नेगेटिव चार्ज अपेयर हो जाए तो अब उसको हम एटम या मॉलिक्यूल नहीं कह सकते, बल्कि वो हमारे पास आयन कहलाएगा। आई समझ? एक दफ़ा फिर से सुन लें। किसी भी एटम या मॉलिक्यूल के ऊपर जब हमारे पास पॉजिटिव या नेगेटिव चार्ज आ जाता है तो फिर हम उसको एटम या मॉलिक्यूल नहीं कहते, बल्कि उसको हम आयन कहते हैं। अब आयन के हमारे पास मुख्तलिफ किस्म है। एक को हम एनायन कहते हैं, दूसरे को हम कैटायन कहते हैं। तो सबसे पहले कैटायन क्या चीज़ होता है? कैटायन
कैटायन। कैटायन क्या होता है? ये हमारे पास पॉजिटिव चार्ज होता है। ये क्या चीज़ होता है? पॉजिटिव चार्ज। लेट्स सपोज मेरे पास क्या है, हाइड्रोजन का एक एटम है, हाइड्रोजन का एटम है, ये उसका न्यूक्लियस है और ये मेरे पास उसका फर्स्ट शेल है जिसमें एक ही इलेक्ट्रॉन घूमता है। अब अगर हम किसी तरीके से इससे ये वाला जो एक इलेक्ट्रॉन है ये निकाल लें, किसी भी एटम से अगर हम कोई सा एक इलेक्ट्रॉन निकाल लें, तो उसके रिजल्ट में क्या होगा कि उस पे हमारे पास एक पॉजिटिव चार्ज अपेयर होगा। ये हमारे पास हाइड्रोजन हो गया और इस पर एक पॉजिटिव चार्ज अपेयर हो गया और प्लस हमारे पास इससे जो एक इलेक्ट्रॉन था वो हमारे पास प्रोडक्ट साइड में निकल आया। तो अब इस चीज़ को हम आयन कहते हैं। इसको हम अब एटम नहीं कह सकते क्योंकि ये से इस पे एक पॉजिटिव चार्ज अपेयर हो गया है। तो इसको हम केमिकल रिएक्शन में कुछ इस तरह लिख सकते हैं कि ये पहले हमारे पास हाइड्रोजन का एटम था और उससे जो है एक पॉजिटिव चार्ज बन गया और साथ में एक इलेक्ट्रॉन उससे निकल गया। तो अब ये जो चीज़ हमारे पास है जिसमें एक पॉजिटिव चार्ज है, तो ये हमारे पास कैटायन है। तो हर एक ऐसा आयन जिसके ऊपर आपके पास पॉजिटिव चार्ज हो, आप उसको क्या कहेंगे? उसको आप कैटायन कहेंगे। अब अगर इसके अपोजिट है, लेट सपोज आपके पास क्लोरीन है, एनाइन जिसको हम कहते हैं, एनाइन। लेट सपोज आपके पास कोई क्लोरीन है और उसने क्या कर लिया, एक इलेक्ट्रॉन दूसरे से एब्जॉर्ब कर लिया। एक इलेक्ट्रॉन क्या कर लिया? एब्जॉर्ब कर लिया, जज़ब कर लिया। तो अब उस पर क्या होगा? उस पर एक नेगेटिव चार्ज अपेयर होगा। तो जिस एटम के ऊपर कोई चार्ज आ जाए, जिस मॉलिक्यूल के ऊपर कोई चार्ज आ जाए और वो चार्ज नेगेटिव हो, तो अब हम उसको एनाइन कहते हैं। क्या चीज़ कहते हैं? एनाइन। तो सिंपल सी बात है कि जब आपके पास किसी एटम या मॉलिक्यूल के ऊपर चार्ज आ जाए, चाहे पॉजिटिव हो चाहे नेगेटिव हो, तो हम अब उसको एटम नहीं कह सकते बल्कि अब उसको आयन कहेंगे। अब अगर वो पॉजिटिव चार्ज हो तो उसको कैटायन कहेंगे, अगर वो नेगेटिव चार्ज हो तो वो उसको एनाइन कहेंगे। अब अगर वो एटम के ऊपर आया हुआ हो तो उसको हम सैंपल कैटायन या एनाइन कहेंगे या सैंपल आयन कहेंगे। लेकिन अगर वो किसी मॉलिक्यूल के ऊपर हो तो उसको फिर हम मॉलिक्यूलर आयन कहेंगे। उसको हम क्या कहेंगे? मॉलिक्यूलर आयन। सही है। अच्छा, अब जो लास्ट पॉइंट है हमारे पास आज के लेक्चर में, वो है हमारे पास फ्री रेडिकल। फ्री रेडिकल। अच्छा, फ्री रेडिकल को समझने से पहले मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं कि लेट सपोज आपके पास ये हाइड्रोजन है और ये हाइड्रोजन है, इन दोनों ने आपस में एक बांड बनाया हुआ है, कोवेलेंट बांड। जिस तरह कि आप लोग जानते हैं कि कोवेलेंट बांड में क्या होता है, एक इलेक्ट्रॉन इसका होता है, एक इलेक्ट्रॉन इसका होता है और दोनों ने आपस में शेयर किया हुआ होता है और शेयरिंग से ये बांड बना हुआ होता है। अब जब ये बांड ब्रेक होना है तो क्या होता है कि एक इलेक्ट्रॉन इधर आता है और एक इलेक्ट्रॉन इधर आता है। तो रिजल्ट में हमारे पास दो ऐसे एटम्स बन जाते हैं, दो ऐसे एटम्स बन जाते हैं कि हर एक के ऊपर हमारे पास क्या होता है? एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होता है। अब एक क्या होता है? अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होता है। तो हर एक ऐसा एटम जिसके ऊपर हमारे पास एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन हो तो उसको हम कहेंगे कि हमारे पास फ्री रेडिकल है। आई समझ? एक और एग्जांपल देख ले, आपके पास Cl2 है। Cl2 किस तरह होता है? एक क्लोरीन ये है, ये बॉन्ड है, ये दूसरा क्लोरीन है, इन दोनों ने एक बॉन्ड बनाया हुआ है। जब बॉन्ड ब्रेक होता है तो एक इलेक्ट्रॉन इधर आ जाता है और एक इलेक्ट्रॉन इधर आ जाता है। जो रिजल्ट में आपके पास दो Cl ऐसे बनते हैं कि दोनों के ऊपर एक एक फ्री इलेक्ट्रॉन होता है, अनपेयर्ड। तो अब इस ऐसा क्लोरीन जिसके ऊपर ये हमारे पास एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, इसको हम क्या कहेंगे? इसको हम क्लोरीन फ्री रेडिकल कहेंगे। तो आज एक हमने क्या कुछ पढ़ा उसको एक दफ़ा फिर से रिपीट कर लेते हैं। हमने पढ़ा सबसे पहले मॉलिक्यूलर मास के हमारे पास मॉलिक्यूलर मास क्या है। तो मॉलिक्यूलर मास हमने डेफिनेशन को यूँ पढ़ा कि द सम ऑफ ऑल एटॉमिक मासेस प्रेजेंट इन अ मॉलिक्यूल, कि हमारे पास किसी भी मॉलिक्यूल के अंदर जितने भी एटम्स हैं उनके एटॉमिक मासेस को आपस में ऐड कर ले तो उससे जो चीज़ बनता है, जो उसके जो रिजल्ट आता है उसको हम उस मॉलिक्यूल का मॉलिक्यूलर मास कहते हैं। फिर हमने उसमें थोड़े से एग्जाम्पल पढ़ लिए, NaCl के एग्जाम्पल पढ़ लिया, H2O के एग्जाम्पल पढ़ लिया, बेंजीन के एग्जाम्पल पढ़ लिया और एल्यूमिनियम ट्राइक्लोराइड का एग्जाम्पल पढ़ लिया। फिर उसके बाद हमने केमिकल स्पीशी का डिफिनीशन पढ़ा कि केमिकल स्पीशी हमारे पास क्या है। हर वो चीज़ जो केमिकल रिएक्शन में हिस्सा लेता है, चाहे एटम है, आयन है, फ्री रेडिकल है, जो भी है, उसको हम केमिकल स्पीशी कहते हैं। फिर उसके टाइप पढ़े कि हमारे पास एक होता है आयन होता है। आयन क्या होता है? जब किसी भी एटम या मॉलिक्यूल के ऊपर कोई सा चार्ज आ जाता है, चाहे पॉजिटिव हो चाहे नेगेटिव हो, उसको हम आयन कहते हैं। अब
आयन के मुख्तलिफ़ किस्म है, एक है केटाइन, दूसरा है एनाइन। केटाइन वो आयन होगा जिसके ऊपर हमारे पास पॉजिटिव चार्ज होगा, जिस तरह के हमारे पास हाइड्रोजन पॉजिटिव चार्ज है। जब हाइड्रोजन एक इलेक्ट्रॉन लॉस करता है, एक इलेक्ट्रॉन उससे निकलता है, तो बाकी बच जाने वाली चीज़ को हम केटाइन कहते हैं। इसी तरह आप सोडियम का एग्जांपल ले सकते हैं, लिथियम का एग्जांपल ले सकते हैं, मैग्नीशियम का एग्जांपल ले सकते हैं। हर वो एटम या मालिक्यूल जिसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ जाए उसको हम एनाइन कहते हैं, केटाइन कहते हैं। जबकि हर वो एटम या मालिक्यूल जिसके ऊपर नेगेटिव चार्ज आ जाए इलेक्ट्रॉन को एब्जॉर्ब करने की वजह से, तो उसको हम एनाइन कहते हैं। अब अगर ये एटम पे चार्ज आया हुआ है तो इसको हम सिंपल आयन कहते हैं, अगर मालिक्यूल पे आया हुआ है तो इसको हम मालिकुलर आयन कहते हैं। मालिकुलर एनाइन या मालिकुलर केटाइन भी इसको कहते हैं ऑन द बेसिस ऑफ चार्ज की, वो चार्ज पॉजिटिव है या नेगेटिव है। फिर लास्ट में हमने पढ़ा कि फ्री रेडिकल क्या चीज़ है। फ्री रेडिकल को डिफिनीशन हमने ये पढ़ा कि जब हमारे पास कोई दो चीज़ें आपस में केमिकल कोवेलेंट बॉन्ड में होते हैं और वो कोवेलेंट बॉन्ड ब्रेक हो के एक इलेक्ट्रॉन एक के पास जाता है और दूसरा इलेक्ट्रॉन दूसरे के पास जाता है, तो अब यहाँ पे हर एक के पास एक एक फ्री इलेक्ट्रॉन, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होता है। तो हर वो चीज़ जिसके पास ये वाला अनपेयर्ड फ्री इलेक्ट्रॉन हो तो उसको हम फ्री रेडिकल कहते हैं। तो ये था आज का हमारा लेक्चर। अगले लेक्चर तक अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।